बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिल रकसम नावल की 24वीं एपिसोड है। बाकी इसकी 3 एपिसोड रह गई हैं, तो गोया ये नावल इख्तिताम पजीर है, होने वाला है। यानी अभी हुआ नहीं है, बस 3 एपिसोड और हैं तो ये ख़त्म होने वाला है। उसके बाद हम कोई अच्छे अच्छे से नावल जो है ना वो सिंगल नावल लेके आएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैंने तो बस उन्हें उठाकर लाने को कहा था, पर एक्सीडेंट तो तेरी ही वजह से हुआ है। तुझे कौन कहता है इस उम्र में आकर बाइक चला? अपनी उम्र का लिहाज कर, हरकतें देख, उम्र देख अपनी। अब्बास चेहरे के अजीब से तासुरात बनाए आर्यान की बिगड़ती हालत को देखते हुए कहता है। अब्बास को इस वक्त बेहद गुस्सा आया हुआ था आर्यान पर। मजबूरन वो इस वक्त उसे मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकता, क्योंकि जितनी तकलीफ़ में वो सब नज़र आ रहा था। मेरी उम्र के बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है तुझे। तुझसे ज़्यादा जवान हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सब में मेरी बाइक का क्या कसूर? मेरी बाइक, कमीने आदमी, तुझे पता है वो कितनी महंगी थी। आर्यान को अपने ज़ख्मों से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा अपनी बाइक की पड़ी हुई थी। वो उसकी पसंदीदा बाइक जो थी, जो अब थी ही हो चुकी थी। अपने बाइक का सोचते ही आर्यान की बाकी की जान भी जाने लगती है। और तुझे पता है मेरी बेटी कितनी कीमती थी, जिसे तूने एक ही रात में अपने नाम कर लिया और रातों रात मुझे उससे दूर कर दिया था। तो मुझे उसकी शक्ल देखने को मिली और ना ही उससे बात करने को। कल का दिन मैंने अपनी गुड़िया को देखा नहीं, इससे देख के अपने दिन की शुरुआत नहीं की, तो पूरा दिन मेरा मनहूस गुजरा। कोई एक ऐसा पल नहीं जिसमें कुछ अच्छा हुआ हो मेरे साथ। अब्बास कल के दिन हुए सारे वाक़यात को याद करते हुए अपनी आंखें बंद किए गहरी सांस लेते हुए कहता है। तो उसमें मेरी क्या गलती है? तू खुद मुंह बना के गया था, सुन लेता उसकी बात। उस वक्त तो बड़ा एटीट्यूड आ गया था तुझ में। आर्यान अपनी आंखें मुश्किल से खोलते हुए अब्बास को देखते हुए तंजिया लहजे में कहता है। तो मैं क्या करता? उस वक्त वो खामोश थी, और गलत बात पर मेरी औलाद खामोश रहने वालों में से नहीं है। हाँ, रहता नहीं तो ऐसा फन्ने खान साले, हाथ खोल मेरी बाइक का खून किया है तूने। तुझे तो मैं बताता हूँ। अब्बास की बात काटते आर्यान खुद अपने हाथों को खोलने की कोशिश करते हुए कहता है, और जितना वो अपना कंधा, अपनी बाजू हिलाता है, उसके दर्द में इतना इजाफा होता जा रहा था। मजबूरन खुद ही हार मानता हुआ वो अपने आप को रोक देता है। तमीज़ से पॉलिटिशियन, सुसर हूँ मैं तो अब तुम्हारा। आर्यान की बात पर अब्बास गुस्से में घूरते हुए उसे कहता है, सुसर के नाम पर दबे हाथ खोल, मेरा कंधा निकल जाएगा बाहर। आर्यान दर्द में कराहते हुए इल्तिजाई अंदाज से कहता है। आर्यान को दर्द में देखते हुए अब्बास भी जल्दी से अपने आदमी को उसके बाजू खोलने का इशारा करता है। उसके एक इशारे पर उसका आदमी आर्यान के कुर्सी के पीछे बंधे हाथों को खोले वापस अपनी जगह पर जा खड़ा होता है। तो उसकी खामोशी पर यकीन कर ले, या तू मुझ पर यकीन कर ले। और अब मैं तेरा दामाद बन गया हूँ। शर्म नहीं आई तुझे एक बार भी मुझे शहीद करवाते हुए? मुझे उठाकर लाने की क्या ज़रूरत थी? मुंह से फूट लेता, मैं आ जाता खुद ही, कमीने। मेरा सर क्यों फड़वाया? कुर्सी से उठते हुए आर्यान की आंखों के आगे अचानक से अंधेरा छा जाता है। अपने आप को संभालते हुए कुर्सी का सहारा लेते वो खड़ा होता है। अपनी गर्दन झटके आंखों को खोलते हुए कहता है, क्योंकि मैं उस वक्त तेरी जान नहीं ले सकता था, इसलिए सिर्फ तेरा सर जख्मी करवाया ताकि तेरे दिमाग की कुछ गंदगी कम कर सकूं। आर्यान को बाजू से पकड़ अब्बास सीधा खड़ा होने में मदद करते हुए कहता है, मेरे दिमाग की गंदगी कम करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि दिमाग में गंदगी है ही नहीं। अपने बाजू को अब्बास के हाथों से आज़ाद करवाता आर्यान अपने पैरों पर खुद खड़ा होते हुए अब्बास की आंखों में देखते हुए बोलता है। चेहरे पर मुस्कुराहट अचानक से खुद ही सज जाती है। मेरी इतनी याद आ रही थी तो मुझे बुला लेता, इस तरह से उठवाने की क्या ज़रूरत थी? और पॉलिटिशियन हूँ मैं, थोड़ा मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लेता। अच्छा लगता हूँ मैं किडनैप होता हुआ, और वो भी अपने दोस्त के हाथों, सॉरी अपने ही ससुर के हाथों। आर्यान बोलते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरे वो अपने हाथ पर खून देखते हुए सोफे की जानब बढ़ने लगता है।
आर्यान को सोफे की तरफ जाता देख अब्बास अपने गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा करता है। उसके इशारे पर उसके सारे गार्ड्स उसी पल बाहर निकल जाते हैं और फार्म हाउस का दरवाज़ा बंद करते हुए सब अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े होकर पहरेदारी करने लगते हैं। तुझे भी इस बात का एहसास दिलवाना है कि किसी को उठाकर उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती करवाना किस तरह का होता है। तूने मेरी बेटी को किडनैप किया और सारा इल्ज़ाम भी तूने उस पर लगा दिया। तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? दोस्ती एक तरफ, पर औलाद के साथ कुछ नहीं। मेरे बच्चों की तरफ देखने वाली नज़रें चीर फाड़ कर रख देता हूँ। उनकी तरफ पहुँचने वाले हाथों का तो तुम नाम ही ना लो। अब मुझे शराफत से सीधा सीधा बताओ, तुमने मेरी बेटी से शादी क्यों की है? वरना यकीन मानो दोस्ती के सारे लिहाज भूल जाऊंगा और तुम्हारी कब्र मैं अपने हाथों से यहाँ खुद खोदूंगा। अब बताओ मुझे। आर्यान के सामने सोफे के पीछे खड़ा होता हुआ अब्बास उसकी हालत को देखते हुए अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहता है, जब तुझे पता था मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ तो उस वक्त मेरी बात पर यकीन क्यों किया था? यकीन कर लिया था तो अपना यकीन कायम रखते। अब कौन सा कीड़ा काट गया है तुझे? आर्यान सोफे से पुष्ट टिकाता अपनी आंखें बंद करते हुए पूछता है। तेरी वजह जानने का कीड़ा काटा था, क्योंकि मुझे तेरी वजह जाननी थी। तू ऐसा शख्स तो नहीं था जो अपने दोस्त की बेटी से शादी करे। तुझे तो शादी ही नहीं करनी थी। फिर तेरे लिए तो सब कुछ पैसा था। अचानक से तूने शादी की, ये मुझे समझ नहीं आया था। जबकि तुझे अमाया पसंद भी नहीं थी। बचपन में तूने उसे बचाकर मुझे इसीलिए दिया था क्योंकि तुझे वो बचपन से ही पसंद नहीं थी। फिर अब अचानक से ऐसा क्या हुआ? तूने शादी भी उससे की जिससे तुझे नफरत थी। अब्बास हैरानगी के साथ तफसील से सारी बात पूछता है। उसके जवाब में आर्यान कुछ पल तो खामोश रहता है, फिर अपनी आंखें खोले अब्बास को देखते हुए बोल पड़ता है, नफरत नहीं थी मुझे उससे, और अब तो कभी हो भी नहीं सकती। बचपन में वजह कुछ और थी, लेकिन अब वजह कुछ तो बस ये समझ ले, तेरी बेटी तेरे दोस्त का इश्क है, उसका जुनून है, उसकी मोहब्बत है। अब वो मेरी है तो जो मर्जी कर ले। आर्यान कहते हुए फिर सोफे से उठता है और अपने इतराफ में अपने लिए पानी पीने के लिए देखने लगता है, और उसे पानी की कोई बोतल नज़र नहीं आ रही थी। मैंने अपनी मर्जी कर ली ना, तो तेरा इश्क मोहब्बत सब कहीं ख़त्म कर दूंगा। शराफत से मुझे बता, अमाया से शादी क्यों की? और उस रात जो तूने कहा था वो झूठ था ना? हाँ, सब झूठ था। अब्बास के पूछने पर आर्यान फ़ौरन से बोल पड़ता है। आर्यान कहता है और अब्बास के दिल में सुकून उतरता है। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए सुकून वाली गहरी सांस लेता है। इस वक्त तेरी बेटी ज़रूरत थी, लेकिन अब वो ज़रूरत से ज़्यादा है। मेरे लिए तब वजह कुछ और थी और इसे हासिल करने की अब वजह कुछ और है। इसलिए अब तुम फिक्र मत करो, वो महफूज है मेरे पास। आर्यान सोफे से उठते हुए खुद को कंपोज करते हुए कहता है। उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर घूम रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कंधे में दर्द उसके अलग से हो रहा था। तुम्हें इसे महफूज रखना पड़ेगा, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। अब्बास का लहजा धमकाने वाला था। अब मुझे ये बता, अमाया से शादी क्यों की है? मेरी शादी करने के पीछे एक वजह थी जो तुझे पता है। अब तू अपनी शादी की वजह मुझे बता। अब्बास आर्यान की तरफ बढ़ता उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए बेहद तजस्सुस के साथ पूछता है, वजह है तो की है ना, कुछ दिनों का इंतज़ार कर ले, पता चल जाएगा तुझे। आर्यान अपने कंधे पर हाथ रख अपने कंधे से निकले खून को अपने हाथ पर देखते हुए कहता है, तो तू शराफत से मुझे नहीं बताएगा? चल ठीक है, तेरी मर्जी। मौका दिया था मैंने तुझे। अमाया को मैं अपने साथ वापस हवेली लेके जा रहा हूँ। जब तक तू मुझे सच नहीं बताएगा मैं अपनी बेटी तेरे हवाले नहीं कर सकता। तेरी मर्जी बाकी। अब्बास कहते ही फार्म हाउस से निकलने के लिए अपने कदम आगे की जानब बढ़ाता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ता ही है कि पीछे से आर्यान बोल पड़ता है, ईडनबर्ग जाना है मैंने, वहाँ एक बहुत ज़रूरी काम है जिसमें अमाया की ज़रूरत है मुझे। अब्बास की पुश्त को देखते हुए आर्यान धीमे से आवाज़ में कहता है, ईडनबर्ग, वहाँ क्या है ऐसा जिसके लिए तुझे अमाया की ज़रूरत है? अब्बास जाते जाते रुक कर आर्यान की तरफ मुड़ते हुए बेहद तजस्सुस के साथ हैरानगी से उसके चेहरे की जानब देखते हुए सवालिया नज़रों से पूछता है,
ملین بلین ڈالرز ہیں جو مجھے چاہیے، بس یہ آخری بار ہے۔ ایک بار وہ لاکر میں موجود پیسے ہاتھ آ جائیں، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آریان اس سے زیادہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ فوراً سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ جاتا ہے، اپنا سر صوفے کی بیک سے لگاتا چھت پر لگے جھومر کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے بولتا ہے، تو ایک بار پھر سے بڑا ہاتھ مارنے کے چکروں میں ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ ہر بار قسمت تیرا ساتھ دے گی؟ ایک بار تو داؤ کھیل چکا ہے، اس میں تیرے ہاتھ جیت لگی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں آریان کہ ہر بار تو کھیلے اور تو جیتے۔ آریان کو دیکھتے ہوئے عباس اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے، جیت ہار تو اوپر والا دینے والا ہے، ہم انسان تو کوشش کر سکتے ہیں، اور تو جانتا ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں جب تک جیت میرے مقدر میں نہ لکھ دی جائے۔ اس لیے بے فکر رہ، 1 مہینے کی کہانی ہے۔ جیسے ہی وہ پیسے والا لاکر میرے ہاتھ لگ جائے گا، اس کے بعد جو امایا فیصلہ کرے گی وہ ہوگا۔ جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا مجبوراً مجھے اس کی مرضی کے بغیر اسے اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ آریان اپنی آنکھیں کھولے ہلکی سی گردن موڑے عباس کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جس کی سوالیہ نظروں میں حیرانگی چہرے پر سمائے ٹکٹکی باندھے مسلسل آریان کو دیکھے جا رہا تھا، تو مطلب امایا سے شادی تو نے ایڈنبرگ کا وہ لاکر حاصل کرنے کے لیے کی؟ ایسا بھی کیا اس لاکر میں جو تو نے اپنا بنایا ہی رول توڑ دیا؟ کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ تیرا ہوا کرتا تھا، اب ایک لاکر کے پیچھے ناپسندیدہ وجود سے اچانک سے شادی؟ عباس تجسس سے پوچھتے ہوئے آریان کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ بتایا تو ہے، ضروری ہے وہ شخص میرے لیے، میرے ملین بلین ڈالرز تک پہنچانے والی ہے وہ۔ آریان دو ٹوک لہجے میں کہتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے، ان ڈالرز میں ایسا خاص کیا ہے؟ تیرے پاس ملین بلین ڈالر پہلے ہی ہیں، ان ڈالرز میں ایسا کیا ہے جو تجھے چاہیے؟ میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ عباس اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے پوچھتا ہے، ایک راز۔ آریان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، کیسا راز؟ لہجے میں حیرانگی سے زیادہ تجسس تھا۔ وہ تو لاکر کے پاس پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا، فی الحال میں بھی صرف اتنا جانتا ہوں، ایک راز ہے وہاں جو میرے وہاں جانے کے بعد ہی کھلے گا، پر وہاں میرے اکیلے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے امایا کو وہاں ساتھ لے جاؤں گا۔ آریان درد میں کراہتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، ٹھنڈ میں لگی چوٹوں میں اب شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بمشکل اپنے درد کو برداشت کرتا ہوا عباس کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ جو تو نے کرنا تھا تو خود کرتا، امایا کو بیچ میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ وہ بچی ہے، ابھی اسے دنیا کے بارے میں نہیں پتا، میں نے اسے کبھی دنیا میں نکلنے نہیں دیا۔ وہ کیا تیرا ساتھ دے گی اس کام میں؟ وہ میرے پاس ہے، بہت ہے، وہ میرے پاس رہے، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آریان کی آنکھیں بند تھیں، وہ بند آنکھوں سے کہتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ عباس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ سج جاتی ہے۔ کیا سچ میں محبت ہو گئی ہے تجھے، یا اب بھی دکھاوا کر رہا ہے؟ عباس آریان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، یقیناً نہیں دلوا پاؤں گا تجھے اس وقت، پر اتنا بولوں گا وہ مجھ سے زیادہ ہے۔ آریان عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی اپنی آنکھیں بند کیے مسکرا دیتا ہے۔ آریان کو مسکراتا دیکھ عباس بھی مسکرا اٹھتا ہے۔ اور ادا کے بارے میں، اس کے بارے میں تجھے کیسے پتہ چلا؟ زرخان کو رات تو نے بھیجا تھا؟ آریان کی حالت دیکھتے ہوئے عباس اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں اسے بھی میں نے بھیجا تھا، پر اب میری بس ہو گئی ہے، میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ کمینے، میرا سر گھما کر رکھ دیا تم نے، اتنے اچھے کام کے لیے جا رہا تھا پر سب برباد کر دیا۔ آریان اپنی آنکھیں کھولے عباس کو گھورتے ہوئے کہتا ہے، انسان جو بوتا ہے نا وہی کاٹتا ہے، نہ تو الٹے کام کرتا، نہ مجھے تیرے ساتھ کرنا پڑتا۔ چل آجا، ڈاکٹر پر لے کر چلوں تجھے، کیا یاد رکھے گا تو، دنیا کا سب سے کمال سسر ملا ہے تجھے۔ عباس آریان کی طرف بڑھتا اسے بازو سے پکڑے سہارا دیے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اس بات پر میں ہنسوں یا روؤں؟ عباس کے سہارا دینے پر آریان کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، فی الحال دونوں ہی مت کر، زہر لگ رہا ہے تو مجھے۔ عباس گندا سا منہ بنائے آریان کا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہتا ہے، جیسے پہلے تو نے
चाट कर देखा था, जो तब मैं तुझे शहद लगता था और अब जहर लग रहा हूँ। आर्यान आगे की तरफ बढ़ता हुआ कहता है। आर्यान की बात पर अब्बास कुछ नहीं कहता है, बस मुस्कुरा देता है। खुदा तेरे जैसा हरामी दोस्त किसी को ना दे। फार्म हाउस से बाहर निकलते हुए आर्यान अपनी बाजू पर रखे अब्बास के हाथ को झटकते हुए कहता है। इसे किसी का सहारा लेकर चलने की आदत जो नहीं थी, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा। आर्यान अपना हर कदम खुद रख कर आगे बढ़ना जानता था, बिना किसी सहारे के। शुक्रिया शुक्रिया इस तारीफ के लिए। मैं भी तेरे बारे में यही ख्याल रखता हूँ। आर्यान को अपना हाथ हटाता देख अब्बास इसका बाजू और मजबूती से पकड़ते हुए उसे गाड़ी तक ले जाता है। आर्यान के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाए बोलता है, एडनबर्ग जाने से पहले अमाया को आज घर ले आना। उसके लाला का निकाह है, उसका होना ज़रूरी है। आर्यान के कंधे से थोड़ी सी शर्ट हटाते उसके ज़ख्म को देखते हुए कहता है। ज़ख्म तो उसे नज़र नहीं आता है, पर खून से तर उसका कंधा, उसका सीना, उसकी शर्ट उसकी आंखों के सामने आता है, जिसे देख अब्बास गहरे सांस भरता उसके सीने से नज़र हटाते आर्यान के चेहरे की जानब देखने लगता है। मैं अमाया को कहीं नहीं लाऊंगा, वो तुम्हारे पास आएगी तो वो फिर मेरे साथ नहीं जाएगी, और सबसे बड़ी बात तो फिर तुमसे मिलकर मुझसे मज़ीद नफ़रत करेगी। वो भी जितनी नफ़रत करती है इतनी मैं झेल लूँ, बहुत है, इससे ज़्यादा की बर्दाश्त नहीं है मुझ में। आर्यान सीट से सर टिकाता अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़े कहता है, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, शाम तक मेरी बेटी मेरी हवेली में होनी चाहिए। उसके लाला के निकाह में उसका होना ज़रूरी है। उसके बाद अमाया तेरे हवाले। वैसे भी अब वो तेरी बीवी है, मुझसे ज़्यादा तेरा इख्तियार है उस पर। उसको ले आना, आज मैं इसे खुद रुखसत करूँगा तेरे साथ। अब्बास अपना गला खनकारते हुए कहते कहते बिल्कुल धीमी सी आवाज़ में हो जाता है, तेरा मतलब रुखसती रुखसती करेगा तू उसकी? आर्यान फ़ौरन से तजस्सुस से अब्बास के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है। ज़ाहिर है यही करूँगा। अब निकाह तो तुमने कर लिया, दोबारा निकाह तो नहीं करवा सकता। मैं फिर अपनी बेटी की रुखसती करके इसे हमेशा के लिए तेरे साथ रुखसत करूँगा। लेकिन ये बात याद रखना आर्यान, अगर इसकी आंख में आंसू आया, उसके साथ तूने कुछ गलत किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। दोस्ती का हर लिहाज भूल जाऊँगा। आंखों में गुस्सा लिए अब्बास धमकी देने वाले अंदाज में कहता है, और कहते ही आर्यान की ज़ख्मी बाजू पर हाथ मारता है, जिससे आर्यान दर्द में कराहता हुआ फ़ौरन से उसकी जानब देखने लगता है। अगर मेरी आंख में आंसू आया फिर क्या करेगा? फिर उसे भी डांटेगा? आर्यान बेहद मासूमाना अंदाज में पूछता है। मेरी बेटी मासूम है, तेरे जैसी ख़राब नहीं है कि किसी को भी रुलाती फिरे। हाँ, किसकी बात कर रहा है? इसी छोटी चुड़ैल की ना, जिसे तू भी जानता और मैं भी जानता हूँ। जैसी वो तेरे साथ है ना, वैसी वो मेरे साथ नहीं है। जैसे वो मेरे साथ है ना, वैसे वो तेरे साथ बन भी नहीं सकती। खैर छोड़, हम दोनों उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इसलिए फ़िक्र मत कर, उसकी आंख में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। उसका ख्याल खुद से भी बढ़कर रखूँगा। आर्यान अब्बास की तरफ अपना खून से तर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, रखना पड़ेगा मेरे यार, वरना मुझे ससुर बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तेरे साथ आज तो जो हुआ वो डेमो था। अगली बारी तेरी जान मैं अपने हाथों से लूँगा, ये याद रखना। अब्बास कहता है और आर्यान के हाथ पर हाथ मारता दोनों अपने हाथ मजबूती से बंद कर लेते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों ही हल्का सा मुस्कुरा उठते हैं। ओके, आर्यान मुस्कुराते हुए कहता है। आर्यान के चेहरे की मुस्कुराहट देख अब्बास के चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट आने लगती है। फिर वो जल्द ही अपने आप को कंपोज करता गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते ड्राइवर को आर्यान के बंगले पहुंचाने का कहता है और ख़ुद अपने गार्ड्स के साथ उनकी गाड़ियों की तरफ बढ़ता है। पहले फार्म हाउस से बाहर आर्यान की गाड़ी निकलती है, फिर उसके कुछ देर बाद अब्बास की गाड़ी उसके फार्म हाउस से बाहर निकलती है। साईं खान याया शाह की बेटी का पता नहीं चला। हमने उसे हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रही है। ना ही वो इसकी हवेली में है और ना ही वो यूनिवर्सिटी में थी। वो कहीं नहीं मिली, ना ही उसके गार्ड्स का कोई अता पता है। गाड़ी चलाता हुआ ड्राइवर साईं खान को अपने साथ बैठा देख
ایک ایک بات تفصیل سے بتاتا ہے۔ تو یحییٰ شاہ اب کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے؟ اگر وہ میرے پاس ہوتی تو مجھے اس کا پتہ تو ہوتا، میرے پاس تو نہیں ہے۔ کل آدمیوں کو لانے بھیجا تھا یحییٰ کی بیٹی کو، پر وہ نہیں ملی، پھر گئی کہاں وہ؟ اور جس انداز میں یحییٰ شاہ کہہ رہا تھا اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو آخرکار اس کی بیٹی ہے کہاں، کس کے پاس ہے؟ عباس ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ خیر 1 گھنٹہ بچا ہے، 1 گھنٹے بعد خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے اور وہ اپنی بیٹی یا بیٹے میں سے کس کو چنتا ہے۔ سائیں خان ایک ہاتھ کھڑکی میں رکھے ہوئے کھڑکی سے باہر کشمیر کی خوبصورتی کو آنکھوں میں اتارتے ہوئے گہرے سانس لیتے ہوئے سیٹ سے سر ٹکائے اپنا منہ کھڑکی کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تم اندھی ہو؟ میں نظر نہیں آ رہا یا مجھے دیکھنا نہیں چاہتی؟ براق مالا کو گھورتے ہوئے کہتا ہے، جی نہیں آتا مجھے نظر۔ اگر مجھے نظر آتا ہوتا تو میں کب کی یہاں سے بھاگنے کی 1000 کوششیں کر چکی ہوتی۔ اللہ پاک نے آنکھوں سے بینائی چھینی اور اب تم جیسے مرد مجھ سے میری زندگی چھیننے پر لگے ہوئے ہو۔ میرے ساتھ ایسا کر کے کیا ملے گا؟ میں نے کیا کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ ایسا جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ مالا کہتی ہے اور براق کہکا لگا کر بلند آواز میں ہنس پڑتا ہے، اوہ تو تم سچ میں اندھی ہو یار، پر تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ ان آنکھوں میں دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، پر اچھا ہے جو ان میں بینائی نہیں ہے۔ اپنی بربادی، اپنی موت کون دیکھنا چاہتا ہے؟ براق ہنستے ہوئے مالا کے جسم پر موبائل کی روشنی مارتے ہوئے کہتا ہے، اور ویسے بھی تم بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جس نے تمہیں یہاں قید کیا ہے وہ خود انسان نہیں جانور ہے۔ جس جگہ تم قید ہو یہاں تمہیں اندھیرے کے سوا ویسے بھی کچھ نہیں ملتا۔ وہ روشنیوں کا نہیں، وہ اندھیروں کا راجا ہے، وہ شیڈو کنگ ہے جو تمہیں یہاں اٹھوا کر لایا۔ جس طرح اس کی زندگی میں اندھیرا ہے نا، اسی طرح تمہاری زندگی میں بھی اسی نے مجھے تمہیں تڑپا تڑپا کر مارنے کے لیے کہا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں مار دوں یا تمہیں چھوڑ دوں، پر مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بات اصول کی ہے، زبان کی ہے، اور زبان میں نے دی تمہیں مارنے کی، لیکن اس سے پہلے تمہارے ساتھ کچھ اور کرنے کا بھی خود سے ارادہ کر چکا ہوں۔ براق کہتے ہوئے مالا کی طرف بڑھتا ہے، میں تمہیں رہائی دینے کا سوچ رہا ہوں، پر تم جتنی دیر لگا رہی ہو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں رہائی دینی چاہیے۔ اس لیے اب بہتر ہوگا ہم ڈیل کو کینسل کرتے ہیں، اور جو مجھے کرنا ہے میں وہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ، براق کہتا ہے، اور مالا پھر رونے لگ جاتی ہے۔ براق موبائل کو ٹیبل کے ایک کونے پر رکھتے ہوئے اس کی روشنی پورے کمرے میں پھیلاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیلٹ ایک ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے باقی بٹن کھولے شرٹ کو اپنے جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ دبے دبے قدم اٹھائے مالا کی جانب قدم اٹھاتا ہے۔ مالا کو ڈرا سہما ادھر ادھر ہاتھ مارتا دیکھ براق کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ بڑھتی جاتی ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ مالا روتے ہوئے اپنے قریب ہاتھ مارتے ہوئے براق کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اسے نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ زیادہ کچھ نہیں میری جان، بس تھوڑا بہت کچھ کروں گا، کیونکہ زیادہ دیر کرنے کا ٹائم میرے پاس بھی نہیں، اس لیے شرافت سے خود کو میرے حوالے کر دو، میں کچھ دیر میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کم تڑپاؤں گا، یقین مانو۔ براق مالا کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر اسے بازو سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتا ہے، اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتی مالا اپنے بازو جھٹکتی ہوئی اپنے آپ کو پیچھے کر دیتی ہے اور سیدھا دیوار سے جا لگتی ہے۔ اتنی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مرنا ہی ہے آج میرے ہاتھوں، کیوں نہ میرا بھلا کر کے مرو۔ پاکستان میں جب سے آیا ہوں بور ہو رہا ہوں، میں اب جا کر کچھ مزہ کرنے کو ملا ہے، تو تم اگر اس طرح سے مجھ سے دور جانے کی کوششیں کرتی رہو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا لڑکی، مجھے کیا، میں زور زبردستی کر کے بھی حاصل کر لوں گا اس طرح سے۔ پھر تم ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں دوسری طرح مارنے سے پہلے ہی شدتوں سے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اس لیے سوچ سمجھ کر مجھ سے دور جانے کی کوششیں کرو، لڑنے کی کوشش کرو، میرے ہاتھ تم آ چکی ہو اور یہاں سے جا بھی نہیں پاؤ گی۔
पहले ही अंधी हो, मर जाओगी तुम, इसलिए बेहतर है मेरे पास आ जाओ। थोड़ा बहुत तड़पाऊंगा, थोड़ा सा मज़ा करूंगा, छोड़ दूंगा फिर मैं तुम्हें, लेकिन ज़िंदा मैं नहीं छोड़ूंगा। बस ज़ुबान की है ना, अगर बात ज़ुबान की ना होती तो यकीनन तुम्हें छोड़ देता, पर ज़ुबान से ज़ुबान होती है और एक मर्द कभी अपनी ज़ुबान से नहीं पलटता। तुम्हें मारने की ज़ुबान दे चुका हूँ तो तुम्हें मारकर ही दम लूँगा। आज चलो, शाबाश, आ जाओ मेरे पास। ऐसे दूर नहीं जाते, अच्छे बच्चों की तरह बात मानो, वरना मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। बुराक कहते हुए माला को दोबारा बाजू से पकड़े अपनी जानब खींचने की कोशिश करता है और माला मुसलसल अपने हाथ अंधेरे में चलाती हुई अपने आप को बचाने की कोशिश करती रहती थी। मैंने बोला ना, हाथ पैर मत चलाओ, समझ नहीं आता है तुम्हें? शराफत से खुद को मेरे सुपुर्द कर दो, वरना तुम्हारा हशर कर दूंगा। बुराक हलक के बल दाड़ते हुए माला के जबड़े को अपने हाथ में मजबूती से बेंचते हुए कहता है, ये 10 गज का थान लपेटकर तुम लोगों को क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि तुम लड़कियां कितनी मासूम हो और कितनी वो हो? मेरा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए खुद को मेरे सुपुर्द करो। तुम्हें निपटाकर मुझे और भी काम करना है। समझ आ रही है? मुझे जाने दे। नहीं करें ऐसा मेरे साथ, प्लीज़ मुझे जाने दे। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैंने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ जो मेरे साथ ऐसा करें? मुझे जाने दें, बख्श दें, खुदा का वास्ता बख्श दें। नहीं करें मेरे साथ। मुझे मारना है तो मुझे मार दें बेशक, पर मेरे साथ ऐसा मत करें। आपको अल्लाह का वास्ता मेरे साथ नहीं करें ऐसा। माला उसके सामने हाथ जोड़ती, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए कहती जाती है, लेकिन उसके सामने खड़ा बुराक उसकी बेबसी पर मुस्कुराते हुए उसे छोड़ने की बजाय उसे मजबूत अपने हाथों में कैद करता जाता है। उसके चेहरे से हाथ को हटाता एक ही झटके में माला के तन से उसका दुपट्टा और शाल उतारकर ज़मीन पर फेंक देता है। दुपट्टा को माला से दूर करता बुराक अपना हाथ उसकी गर्दन पर ले जाता है और दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द हायल करता माला को अपने सीने से लगा जाता है। नहीं करें, प्लीज़ नहीं करें, मुझे छोड़ दो। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? छोड़ दें प्लीज़, अल्लाह का वास्ता छोड़ दें। मुझे नहीं करें मेरे साथ ऐसा। माला गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए बुराक के सीने पर उसके मुंह पर हाथ चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर बुराक की नज़रों के सामने आके आंसू नहीं, माला की खूबसूरती, उसका चेहरा, उसका जिस्म नज़र आ रहा था जो उसे बहकाने पर मजबूर कर रहा था। बुराक मुसलसल उसके चेहरे पर हाथ फेरता हुआ उसके लबों को फोकस में लिए हुए उसके लबों पर झुकने लगता है।